परवाह नहीं है अगर कोई मुझे रेवंतुद्दीन भी कह दे तो। चीफ मिनिस्टर ये बात कह रहा है, कहां तक जाओगे? वो और कहीं नहीं, तुम्हारे ही हैं। तेलंगाना में किससे लड़ाई है उनकी मुस्लिम वोट में, मुझे बताइए? बीआरएस से लड़ाई है। बीआरएस अभी हाशिए पे पड़ी हुई है, कोई मुकाबला ही नहीं है। बीजेपी को वोट करेंगे मुसलमान, सवाल ही नहीं है। आप ही के पास आना है मुस्लिम वोट। म्युनिसिपल इलेक्शन चल रहा है, उसके लिए हो रहा है सब ये। लेकिन उसके लिए भी इस हद तक जाकर वो रिझाना जिसे कहते हैं ना मुस्लिम वोट को, वो कर रहे हैं और बिल्कुल खुलेआम कर रहे हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। आप सुन लीजिए। मुसलमानों को जो जो जब जब जरूरत है सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस देश को राष्ट्रपति मुसलमान को कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इसीलिए आज कोई मुसलमान के भाई रेवंत को रेवंतुद्दीन कहे तो भी मेरे कोई परवाह नहीं है। मैं इसको अच्छी तरीका से मैं स्वीकार करता हूं। बताइए, मतलब कोई हद है कोई किसी चीज की? इससे ज्यादा आप और क्या कर सकते हैं किसी का वोट मांगने के लिए? आप मुझे रेवंतुद्दीन कह लो, ये तो मतलब अब इस पर तो क्या कहा जा सकता है। और वो ना भी कहते तब भी उनके साथ ही है। और मान लीजिए जो उन्होंने 4% आरक्षण की बात की है तो वो उनके फेवर की है, ये उनको समझ में ही आ रही है। तो इसमें रेवंत को रेवंतुद्दीन बनाने से तो कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा नहीं, पड़ जाएगा। लेकिन वो खुद ही अपने आगे आते हैं। हो सकता है उन्होंने भी राहुल जी की बात सुनी हो, समझी हो कि जो उचित समझो वो करे। नहीं, अब ऐसे बयानों का रिएक्शन नहीं होगा, फिर लोग फिर कहते हैं लोग रिवर्स पोलराइजेशन रिएक्शन होता ही है, रिएक्शन होता ही है। लेकिन उनको अपने वोट को ज्यादा कंसोलिडेट, उसमें वहां पर ओवैसी साहब है ना, आप सोचिए तेलंगाना में ओवैसी साहब का बड़ा झगड़ा है ना। तो आपने तो बीजेपी कांग्रेस का नाम ले दिया, जिससे डर है उसकी चर्चा नहीं की आपने। कितना वोट ले लेंगे जो भी? अरे अभी ये जो 12% जब ओवैसी जी दूसरे लोकल बॉडीज का इलेक्शन से, तो उसमें ओवैसी की पार्टी बड़ा काम कर सकती है। तो आप इतना पिछ जाएंगे फिर? अब ये तो लड़ाई की राजनीति समझिए ना सर आप। 12-12.5% तेलंगाना में मुसलमान है। वो चाहता है कि 12.5% का बड़ा वर्ग मेरे साथ जुड़ा रहे, कांग्रेस के साथ, ओबीसी के साथ नहीं जुड़े। और दूसरा ये कि वो खुद रेड्डी कम्युनिटी से आते हैं। रेड्डी कम्युनिटी वहां 7 से 8% का वोट बैंक है। तो उनका कहना है कि 20% ही हो गया। और ओबीसी के लिए वो जिस तरीके से कहा कर रहे हैं 56% ओबीसी का वहां वोटिंग है। तो उनका कहना है कि भाई अगर मेरा ये 20% का वोट बैंक फिक्स हो जाता है रेड्डी कम्युनिटी का और मुसलमानों को मिला के, और ओबीसी से कम 15-17%। नॉर्थ में तो हम ये देखते हैं, अगर नॉर्थ में कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बयान दे तो तुरंत पोलराइजेशन हो जाएगा। क्या वहां नहीं होगा? मतलब कोई चीफ मिनिस्टर कह रहा है मुझे रेवंतुद्दीन कह लो, मुझे एतराज नहीं है। देखिए, मुझे लग रहा है असम में जिस तरीके से हेमंता राजनीति कर रहे हैं उसी तरह की राजनीति रेवंता तेलंगाना के अंदर कर रहा है। और वो अपना 20 से 22% का वोट बैंक पक्का मानकर चल रहे हैं कि अगर मैं करूंगा तो 25% मेरे पास पक्का है। ओबीसी का बड़ा एक्सट्रीम जा रहे हैं ये मुस्लिम वोट के लिए, पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। कर्नाटक में भी सर ओवैसी की बात सुना के आ जाता। ओवैसी साहब आपने क्योंकि जिक्र किया, बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा ये सब लॉलीपॉप है। मुसलमानों से कह रहे हैं ये सब लॉलीपॉप है और कोई फर्क मत समझो तुम बीजेपी और कांग्रेस में, ये एक ही है। बीजेपी और कांग्रेस की लव स्टोरी चल रही है, इसको समझो मुसलमानों। और ये बीजेपी कांग्रेस वालों याद रखो, तुम्हारी ये लव स्टोरी को पूरे भारत में बोलूंगा मैं अब। 2026 लव स्टोरी ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी इन भाई साहब। कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन ये बोलता है कि कोई कांग्रेसी आरएसएस का मेंबर नहीं बन सकता। मैं पूछना चाह रहा हूं, तुम किस बुनियाद पर यहां पर बीजेपी से हाथ मिला के इलेक्शन लड़ रहे? दुश्मनी इसलिए है कि मजलूमों को लीडर बना रही है मजलिस। दुश्मनी क्यों है कि नहीं देखना चाहते ऊंची कुर्सी पर। दुश्मनी क्यों है कि हम इसके सामने ठहरेंगे, ये हमारे सामने कुर्सी पर बैठेगा पैर पे पैर डालकर। यही नफरत है। वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को नेता नहीं बनना देना चाहते, ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहते। और वो रेवंतुद्दीन जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा खुद को, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, बुरा ना माने कोई। वो क्या कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब कि हमने तो एक राष्ट्रपति बनाया मुसलमान, हमने 5 चीफ मिनिस्टर बनाए मुसलमान। अरे तुम जिता के नहीं भेजते मुसलमान को, हम तब भी मंत्री बनाते हैं उसको। तो मुकाबला कर लेंगे ओवैसी साहब इनका। देखिए, राहुल गांधी जी जिस एक सूत्री एजेंडे पे चल रहे हैं वो है मुस्लिम और दलित वोट को साधना। अब वो एजेंडा जो है उनका उत्तर से कूद के दक्षिण में पहुंच गया। दक्षिण से रेवंत रेड्डी ने जो कहा है उसको एक मायने तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ओवैसी के सेंधमारी के डर के मारे उन्होंने किया। लेकिन उसका दूसरा कारण ये भी है कि असम और पश्चिम बंगाल,
असम में जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा का एंटी मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है, उसमें उनको लगता है यदि हम यहां पे थोड़ा सा मुसलमानों के हितैषी दिखेंगे तो हमें फायदा होगा। दूसरा, बंगाल में कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, उनको लगता है कि थोड़े वोट भी मिल गए तो कम से कम बंगाल में हमारा खाता खुलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में उनको पूरा का पूरा आप देखिए कि एजेंडा चल रहा है मुस्लिम वोट को साधने का, और उसी उपक्रम के तहत ही तेलंगाना से ये आवाज उठी। अब मैं आपको केरल का बता देता हूं। केरल में तो विधानसभा चुनाव है। केरल का बयान जो है और भी आपको सरप्राइजिंग लगेगा। संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा, यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसमें जो कांग्रेस लेड है, वो भी ऑपोजिशन में है, इनको उम्मीद है कि राहुल गांधी को कि हम इस बार केरल जीत लेंगे। तो कांग्रेस लेड यूडीएफ ने बयान दिया है इनके नेता ने कि हम जमाते इस्लामी का समर्थन स्वीकार करेंगे। जमाते इस्लामी का समर्थन स्वीकार करेंगे कांग्रेस पार्टी। केरल विधानसभा में नेता विपक्ष है वीडी सतीशन, लीडर ऑपोजिशन है। इन्होंने विधानसभा सीएम कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि जमाते इस्लामी जो है संगठन जो है वो किसी धर्म की बात नहीं करता है, वो धार्मिक एजेंडा नहीं है उसका। जिसके नाम में जमाते इस्लामी, जो नाम जमाते इस्लामी है, लीडर ऑपोजिशन केरल में कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारा कोई धार्मिक एजेंडा नहीं है तो हम इनका समर्थन लेंगे। और दूसरी किस पार्टी का समर्थन लेते हैं? ये आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उनका समर्थन करते हैं। चलिए, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, हालांकि वो भी मुस्लिम के नाम पे कर रही है। ये क्या कर रहे हैं? जमाते इस्लामी, जमाते इस्लामी दुनिया के जितने देशों में है वो एक ही है। गलत तो नहीं कह रहा सर? बांग्लादेश की जमाते इस्लामी, पाकिस्तान की जमाते इस्लामी, कश्मीर में हमारे जमाते इस्लामी, और बाकी हमारे देश में जमात एक ही है। तो आपको किस रूप में याद है जमाते इस्लामी, मुझे ये बताइए। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी सत्ता में आ जाएगी, इस डर से वहां का जो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है वो कांप रहा है कि ये सत्ता में ना आ जाए। जमाते इस्लामी रेडिकल थॉट की जननी आप कह सकते हैं उसको, और वो कह रहे हैं कि इनका कोई धार्मिक एजेंडा नहीं, हम इनका समर्थन लेंगे। क्यों लेंगे? मुस्लिम पॉपुलेशन मेरे ख्याल में 25% 27% केरल में है। मुस्लिम समाज के बगैर बात नहीं बनती, कांग्रेस की बात नहीं बन सकती। तो इतनी ओपनली उनको ये बात कहनी पड़ रही, इससे ज्यादा आप कहां जाएंगे? अच्छा, वो लेफ्ट को भी घेर रहे हैं इसमें। ये इन्होंने अच्छा किया कि इन्होंने लेफ्ट को भी घेरा इसमें। इन्होंने कहा कि ये सतीशन साहब ने कहा कि ये जमाते इस्लामी पहले धर्म के आधार पर राज्य का समर्थन करती थी, धर्म के आधार पर राज्य का समर्थन करती थी। 40 साल ये कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन में थे, लेकिन तब इनको गलत नहीं समझते थे। लेफ्ट के साथ तो उठकर हो रहा है। आज लेफ्ट वाले इनको रेडिकल बता रहे हैं। फिर ये आईयूएमएल के लिए भी यही कह रहे हैं ये कि आईयूएमएल को पहले कम्युनिस्ट जो है वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी, सेक्युलर पार्टी बताते थे, आज उसको भी कम्युनल बताते हैं। तो खुद एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। लेकिन सवाल वोट का है, क्या करें सर? इससे बुरा क्या होगा कि प्रियंका गांधी का जो वायनाड का जो ऑफिस है उसकी जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो जमाते इस्लामी का एक बड़ा नेता रहा है, और वो अब कांग्रेस में आ गए हैं, और कांग्रेस में प्रियंका गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी को जमाते इस्लामी के नेता पूरी देख रहे हैं। राहुल गांधी जब वायनाड से चुनाव लड़ने जाते हैं उस समय पूरा वायनाड में आप देखेंगे पूरा हरा कलर के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे लहरा रहे थे। और फिर स्मृति ईरानी ने उस पर राहुल गांधी पर हमला बोला था। प्रियंका गांधी के समय वो कम किया गया, लेकिन प्रियंका गांधी का वायनाड का जो पूरा ऑफिस है वो पूरा जमाते इस्लामी के गठबंधन इंडियन यूनियन मुस्लिम लोग के लोग चला रहे हैं। वहां प्यून से लेकर कार्यालय प्रभारी तक का जो आदमी कोई कांग्रेस का नेता नहीं है। याद है जब रैली हुई थी तो उसमें झंडे ना दिख जाएं, पूरे बिल्कुल इसलिए मना किया गया था, वो कंट्रोवर्सी हुई थी। तो लेकिन हरे हरे झंडे दिखाई, कार्यालय में कौन काम कर रहा है तो आम आदमी को पता नहीं पड़ेगा। प्रियंका गांधी के कार्यालय में प्यून से लेकर कार्यालय प्रभारी तक का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी के कट्टर मुस्लिम लोग वहां पर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। जमात इस्लामी आईयूएमएल सेक्युलर पार्टी है, दोनों ही सेक्युलर पार्टी नहीं है। और वो खुद भी कह रहे हैं कि जब वो वहां थे तो वो लोग कह रहे थे कि भाई सेक्युलर है, आजकल नहीं कह रहे। ये भी ऐसे ही कहते थे पहले, उनको कम्युनल पार्टी कहते थे, अब वो सेक्युलर हो गई। हो सकता है बदल भी जाए, कांग्रेस के साथ आके उनकी विचारधारा बदली हो। लेकिन कांग्रेस के लिए ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समझ रहे ये मौका ऐसा है कि जब यूडीएफ वहाँ सरकार बना सकती है तो किसी भी हाल में किसी भी तरह, हाँ, इसीलिए जबकि वहाँ पर बदलती रहती है सरकारें, और इस बार के जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन से उसमें कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनको उम्मीद है तो वो कोई कसर ना रह जाए। तो ये बेचैनी आपने मुस्लिम वोट के लिए देख ली। 2 उदाहरण मैंने आपको तो अभी उन्होंने सतीशुद्दीन तो नहीं कहा ना तेलंगाना में और केरल में, दोनों में आपने देख लिया। आगे जो अभी आप हेमंता की विश्व शर्मा, एक और चीफ मिनिस्टर, वो भी बिल्कुल एक्सट्रीम पर चलते हैं। वो क्या कहते हैं? मियां मुसलमान। पीछे उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट दिए, वो बहुत विवादों में। 40 ऐसे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इन्होंने
गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है कि चीफ मिनिस्टर के बयान जो हैं बहुत पोलराइजिंग हैं, भेद पैदा करने वाले हैं, समाज में नफरत फैलाने वाले हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। बयान क्या थे इनके? इन्होंने पहले बयान ये दिया था, मियाँ मियाँ कहते हैं, जब मियाँ तो मतलब ये कहते हैं कि मैं मियाँ मुसलमान कहता हूं तो बांग्लादेश से आए मुसलमान को कहता हूं और मुझे स्वीकार नहीं है। इन्होंने खुलकर कहा, लोग कहते हैं पोलराइजेशन करना, वो इन्होंने कहा मैं कहता हूं मैं अगले 20 साल पोलराइजेशन करूंगा, नहीं करेंगे तो हम आसामीज खत्म हो जाएंगे। इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई रिक्शे वाला तुमको मिले मियाँ, मतलब बांग्लादेशी मुसलमान, तो अगर वो मांगे 5 रुपया तो 4 रुपया देना, परेशान करो उसको, परेशान इसलिए करो, परेशान नहीं करोगे तो ये वापस नहीं जाएगा। फिर उन्होंने कहा 10 लाख एकड़ जमीन मियां मुसलमानों ने कब्जा कर रखी है, हम कहां जिए? आसामीज लोगों के लिए कहना है हम कैसे जिएंगे? तो आप सुनिए इनका बयान पहले। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়। आसामिया का साध है कि मियाँ का साध है? मियाँ मतलब जो बांग्लादेश से आए हुए। आज पहले ये लोग बरपेटा धुबरी में थे, अभी दुलियाजन मार्घेरिटा तक पहुंच गया है। हम लोग कैसे जिंदा रहेगा? 32 लाख बीघा, मतलब जब अगर एकड़ में आप कन्वर्ट करें, 10 लाख एकड़ भूमि कब्जा करके रखा हुआ है। तो हम कहाँ जाएगा? बटद्रवा जैसा जगह को वो लोग कब्जा करके रखा था, हम कहाँ जाएगा? वे कह रहे हैं, कांग्रेस से पूछ रहे थे कि कांग्रेस ये बताए कि वो मियां मुसलमानों के साथ है, मतलब बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ है कि आसाम के लोगों के साथ है। लेकिन वो 4 रुपया वाली बात इन्होंने कह दी थी। फिर आपको ओवैसी साहब का एक बयान सुनाता हूं। रैलियों में वो आदमी अलग ही रंग में आ जाता है। तो उन्होंने कहा पब्लिक में जाकर, अरे 2 रुपया देना मुझे, जरा 2 रुपया है किसी के पास? 2 रुपया है। तो किसी ने जाके दिया, 2 रुपया लिया उन्होंने। बोल रहे हिमंता विश्व शर्मा, ले तेरे को 2 रुपए देता हूं मैं, भीख में तेरे को 2 रुपए देता हूं। तू कह रहा है मुसलमान को 4 रुपए दूंगा, रिक्शे वाले को, ले तेरे को 2 रुपए की है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल बोल, तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। अब राकेश जी मुझे ये बताइए कि ये तो खैर स्टंट था, ये मुझे बताइए अगर रेवंतुद्दीन वाला बयान ऑब्जेक्शनेबल है, IUML और जमात इस्लामी के साथ अलायंस ऑब्जेक्शनेबल है, तो जो हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? नहीं, तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो हाई कोर्ट में जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है, तो हेमंत के साथ साथ रेवंत रेड्डी का भी नाम डालना चाहिए उसमें। तो ये फिर क्यों कि सिर्फ हेमंत का ही नाम उनको दिखाई दे रहा और रेवंतुद्दीन उनको दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा सीधे सीधे वहाँ पे पोलराइजेशन हिंदुओं का नहीं कर रहे, वो दरअसल मुस्लिमों को 2 भागों में बांट रहे हैं, एक मियाँ, दूसरा मुस्लिम। मुस्लिम है असमिया भाषा वाला, मियाँ है बंगाली भाषा वाला। यदि ये दोनों बटेंगे, उसी में एक स्पेस देख रहे हैं असादुद्दीन ओवैसी जी। तो अब उसमें असादुद्दीन ओवैसी एंट्री चाह रहे हैं, इसके लिए उन्होंने 2 रुपए का एक कार्ड खेल दिया कि जब बटेगा मियाँ और मुस्लिम तो उसमें हमारे लिए स्पेस कहाँ पे है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि मियाँ और मुसलमान बट गया तो उसकी गाड़ी जिस स्पीड से चल रही है वो कहीं ना कहीं थम जाएगी। दूसरा, मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं उनको हेमंत बिश्व शर्मा पहले से ही बता चुके हैं, ये तो पाकिस्तानी है, इनका पाकिस्तान से संपर्क है। तो ऐसे में पूरी कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां पे कटघरे में खड़ी की जा रही, और कांग्रेस के सामने एक बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है मुस्लिमों की लामबंदी का। बीजेपी का भी पोलराइजेशन के बगैर वहां पर नहीं है ना, नहीं है ना, तो उसका फायदा तो हो रहा ना उनको। भाई हिंदू एक तरफा देखेगा आप, क्योंकि सीधे सीधे कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो यहाँ पे असमिया संस्कृति नष्ट कर रहे हैं। अब कोर्ट में गया मामला, देखें कोर्ट क्या चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई स्ट्रिक्चर उनको पास करना चाहिए। अब आपको यूपी से एक खबर बताता हूं मैं, ये भी हैरान करने वाली खबर है। सरकारी स्कूल, मतलब यूपी का सरकारी स्कूल है, तस्वीरें दे दीजिए स्क्रीन पर। दीवारों पर से सरकारी स्कूल में क्या प्राइम मिनिस्टर की फोटो, प्रेसिडेंट की फोटो लगती है, तो सारे ऐसे नेताओं की या महापुरुषों की जो फोटो थी, नेताजी की फोटो थी, ये सब गांधी जी की फोटो थी, सब दीवारों से हटा दिया गया, नीचे रख दी गई और दीवार पर कुरान की आयतों वाले फ्रेम लगा दिए गए। ये पाठशाला सरकारी पाठशाला है। ये है चंदौसी का मामला। चंदौसी तहसील में एक नगला पूर्वा गांव है, सरकारी स्कूल,
स्कूल में हिंदू देवी देवताओं की फोटो, महापुरुषों की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बांध के रख दी गई। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी की भी फोटो थी, वो भी हटा दी गई। ये मामला पहुंचा विश्व हिंदू परिषद की जानकारी में और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पास। वो वहां गए, हंगामा किया उन्होंने। जो स्कूल की प्रिंसिपल है और जो टीचर थी नाजिम, उनको तत्काल प्रभाव से फिर सस्पेंड कर दिया गया और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो जरा सुना दीजिए जो वहां जो हंगामा हो रहा था उसमें, पूरी तस्वीरें भी दिखा दी। यहाँ पर रखने का मतलब क्या है? इस तरीके से पैक करके हमारे देवताओं को भारत माता का है ये, जिन्होंने देश को, इस देश का खा रहे हैं और ये इसी देश में मोदी जी का ये शिक्षक है, ये शिक्षा देंगे। जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, उन लोगों के फोटो को लगा के रखा जा रहा है। जब शिक्षक इस तरीके से करेंगे तो बाकी आदमी क्या करेगा? आम आदमी ये गलत है। यहाँ पे सरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। मैं कह रहा हूं आप मत लगाओ, किसी की फोटो मत लगाओ, हिंदू देवी देवताओं की फोटो ही मत लगाओ। स्कूल है, नहीं लगाइए आप। कई स्कूलों में वैसे माता सरस्वती की फोटो लगती है, मत लगाओ। भारत माता की फोटो भी वहां पैक करके रख दी गई, मत लगाओ। लेकिन फिर किसी भी धर्म की कोई बात मत लिखो वहां पे। टीचर मुसलमान था तो वहां पर आयतें जो है लिख दी गई दीवारों के ऊपर। आप इमेजिन कीजिए, सरकारी स्कूल है, ये चल रहा है, और मतलब करने वाले को भी ये डर नहीं है कि इस पर विवाद हो जाएगा। ये ज्यादा बड़ी बात है। सरकार से पैसा लेंगे, सरकार से अनुदान लेंगे, सरकार से तनख्वाह लेंगे, सरकार से सारी सुख सुविधाएं लेंगे और आयतें बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर वो बच्चा मुसलमान का हो चाहे हिंदू का हो, उसको आयतें पढ़ाएंगे। इसी उत्तर प्रदेश की यह घटना, इसी उत्तर प्रदेश की वो घटना है कि जब बच्चों को जब बिठाया गया पढ़ने के लिए, जब योगी ने 4 शिक्षकों को निलंबित किया तो हिंदू बच्चों से कहा गया कि भाई आप मुस्लिम धर्म का अध्ययन किया कीजिए, और वहाँ उनको मुस्लिम धर्म की बातें बताई जा रही थी। पेरेंट्स घर वहाँ पर जो उधम मचाया तो 4 शिक्षक सस्पेंड हो गए। तो जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षा के आड़ के अंदर जिस तरीके से एक धर्म परिवर्तन का कोशिश की जा रही है, लोगों को दूसरे धर्म में बदलने की कोशिश की जा रही है, बच्चों को कट्टर बनाने की कोशिश की जा रही है, बच्चों को आयतें पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और योगी सरकार में जिस तरीके से इस पर कठोर कार्रवाई हो रही है, उसके बाद भी इस तरीके से लोग लगातार निकल रहे हैं। वो छांगुर निकला था, एक छांगुर का एपिसोड निकला था, किस तरीके से वो धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था बड़े स्तर पर। तो मुझे लगा कि योगी सरकार की इतनी स्ट्रिक्ट वॉच होने के बाद भी इस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये सारा उत्तर प्रदेश से खत्म होगा। योगी जब तक बने रहेंगे सस्पेंड भी हुआ। ठीक है सर, 2 छोटी छोटी खबरें जल्दी है, ये मैं आपको बता दूं। एक खबर प्रशांत किशोर को लेकर के आई। प्रशांत किशोर जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दी कि बिहार के चुनाव को रद्द किया जाए, और क्योंकि बिहार के चुनाव में आचार संहिता लगने के बावजूद पैसा बांटा गया, महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, इससे चुनाव प्रभावित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जानते हैं उनसे क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फ्रीबीज वाली जो बात है, इस पर हम विचार कर रहे हैं कि फ्रीबीज पॉलिटिकल पार्टियां बांटती हैं, लेकिन आप जो हमारे पास मामला लेके आए हैं, आपको वोट कितना मिला? उनको सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वो वोट कितना मिला था जो तुम ये शिकायत करने मेरे पास आए हो? कोई पार्टी कम मार्जिन से हार जाए, कोई बीजेपी के बाद जिसको मिला हो वोट सबसे ज्यादा, वो मुझसे आके कहे, एक भी विधायक नहीं है, एक बात भी नहीं, वो मुझसे आके कहता है कि साहब ये चुनाव प्रभावित करके जीत गए, तो फिर भी एंटरटेन करें। आप तो जमानतें सब तो ये लगभग हर सीट पर आपकी, आप किस कैपेसिटी पे मेरे पास आ रहे हो और मांग क्या कर रहे हो कि चुनाव रद्द करो? एक खबर तो ये थी। दूसरी भी बता देता हूं, ये खबर थोड़ी सी टेक्निकल है मगर सीरियस है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट कॉलेजियम की एक सिफारिश पर एक जज के ट्रांसफर को लेकर एक आपत्ति जताने वाली एप्लीकेशन आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कॉलेजियम ने ये ट्रांसफर जो है ठीक नहीं किया। सीनियर जज थी, उनसे पहले परामर्श करना चाहिए था उनका ट्रांसफर करने से पहले। सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक दायरे से बाहर है, प्रशासनिक मामला है, नो सुनवाई। पिटिशनर ने कहा मैं हाईकोर्ट चला जाऊं, कहा कोई जरूरत नहीं है, हमारे संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद। मतलब कॉलेजियम की जहां बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो डिस्कशन, विचार ही नहीं हो सकता, विचार ही नहीं हो सकता इसके ऊपर। सर ऐसा है? ये तो चल ही रहा है, इस पर तो बड़ी लंबी बहस हो गई है और हम बार बार चर्चा करते कि दुनिया में या हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसा सिस्टम में नहीं है जिसमें आप ही अपने बारे में फैसला करें। मतलब ये जुडिशियल सिस्टम का ही एक वो अपवाद के तौर पर है। कोई भी एक चीज जुडिशियल परव्यू के बाहर कैसे हो कुछ भी कोई भी सब चीज। और यदि किसी ने शिकायत की तो आप उसको तो परव्यू करके आप कहते हैं भाई ये ठीक नहीं है मसला, आप उसमें सुनवाई नहीं करेंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। कि सुनवाई आप सुनवाई करके खारिज करते हैं कि भाई ये इस अकॉर्डिंग इन न्यू रूल्स के तहत हुआ है, इस पर ऐसा काम किया गया। अब ये देखिए कि मतलब कॉलेजियम को कितना प्रोटेक्ट कर रही है जुडिशरी कि भाई इस पर, क्योंकि सरकार एक बार कोशिश कर चुकी है ना बिल लाने के लिए, बिल्कुल सिस्टम हटाने के लिए, वो तो ले आए थे, रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, स्टक कर दिया जी।
नहीं, देखिए सही बात है कि न्यायालय कभी भी अपने अधिकारों पे हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अभी तक की प्रक्रिया रही और उसी प्रक्रिया पे वो नहीं चाहता कि इस मामले पे थोड़ा भी यदि वो एक कदम भी आगे बढ़ेगा तो सरकार को कहीं ना कहीं अवसर मिलेगा जो कॉलेजियन सिस्टम है उस सिस्टम को थोड़ा सा दाएं बाएं करने का। तो इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, कोई स्पेस ही नहीं देना चाहता, कोई स्पेस नहीं देना चाहता, इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये मामला यहीं पे खत्म, अब आप कहीं नहीं जा सकते। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ एक शिया मस्जिद में, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं 70 लोगों की मौत हुई है, कुछ जो सरकारी आंकड़े पाकिस्तान बता रहा है वो 30 के करीब बता रहा है, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे इसमें इल्जाम अफगानिस्तान को दिया और उससे पहले जो बलूचिस्तान में हमले हुए थे उसका इल्जाम भारत को दिया। भारत सरकार ने इस हमले की निंदा भी किया और कहा है कि आप झूठे इल्जाम ना लगाएं, लेकिन वहां इसके बहाने क्या आसिम मुनीर किसी नई जंग की तैयारी कर रहा है? यह बात एक ब्रेक के बाद।